नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में आज हम बात करेंगे दो पॉपुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स की, जिसका नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम। फिर हमने डेमोक्रेसी को डिवाइड किया। हमने बोला डेमोक्रेसी की जो है दो फॉर्म होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, यानी कि हमने उसकी बात की थी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कैसे अचीव किया जाता है। इस पे मैंने आपको बताया था कि इनिशिएटिव, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट और रिकॉल, इसके 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी फर्दर हमने जो है डिवाइड कर दिया था उसको समझने के लिए, जिसमें एक हमने बोला पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और दूसरा हमने बोला डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। तो ये सारी बातें हमने की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने बात की थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करने जा रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोस्टली जितनी भी आज की डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वर्ल्ड में, वहां पर जो सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर है दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। चाहे इंडिया हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कनाडा हो या कोई भी बड़ी मेजर कंट्री आप देखिए, तो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है। अब हम इसी को समझने जा रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है वास्तव में। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जहां तक बात है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ पीपल एंड मेक लॉज। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि लोगों के बिहाफ पर कानून बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में हम इलेक्शंस के माध्यम से अपने एमपीज को चुनते हैं, जो कि पार्लियामेंट में हमारे लिए लॉ बनाते हैं। उसी प्रकार राज्यों में यानी स्टेट्स में हम अपने एमएलएस को चुनते हैं, यानी कि विधायकों को चुनते हैं, और वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ही आप समझ रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व करना। वो लोग हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। देखिए, दुनिया में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, इनमें दो व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब दो सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में, और एक है उनमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संसदीय शासन व्यवस्था, और दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, या इसे बोलते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, जैसा कि आपको हमारे देश भारत में देखने को मिलता है, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया इसका एक एग्जांपल है। उसी प्रकार प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। वो इसका जो है बेस्ट एग्जांपल है। चलिए अब इन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट या पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम सभी जानते हैं डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो सरकार के या शासन के अंग हैं, उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक का नाम है लेजिस्लेचर, दूसरे का नाम है एग्जीक्यूटिव और तीसरे का नाम है जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका या व्यवस्थापिका भी से बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। हम सभी जानते हैं कि व्यवस्थापिका का कार्य होता है विधि निर्माण करना, यानी कानूनों का निर्माण करना। जैसे भारत में संसद जो है, इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। उसी प्रकार एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लॉस पार्लियामेंट ने बनाए हैं उसे इंप्लीमेंट करना, टू रन द कंट्री, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। और जुडिशरी का काम होता है जस्टिस प्रोवाइड करना। जुडिशरी एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने का कार्य करती है। अब समझने वाली बात यह है कि लोकतंत्र का वास्तव में अर्थ क्या है और क्यों लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र के 3 स्तंभ बताए गए हैं, या लोकतंत्र में क्यों शासन के 3 अंग बताए गए हैं। देखिए, डेमोक्रेसी का जनरल जो मीनिंग होता है दैट इज, डेमोक्रेसी में हम क्या बात करते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिले। लोगों के जो दैनिक जीवन है उसमें राज्य का, स्टेट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और ये कब होगा? जब लोगों के पास फ्रीडम होगा, लोगों के पास लिबर्टी होगी। यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास फ्रीडम होता है, पावर होता है और सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होती है। और वो कब आएगी? जब लिबर्टी होगी, यानी लोगों के पास अधिकार होंगे। जैसे हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को स्टेट से, यानी कि बाय फंडामेंटल राइट्स पीपल आर protected by the state. They act as a barrier between state and the citizens.
तो डेमोक्रेसी में इसी की बात की जाती है। आप खुद सोचिए कि अगर डेमोक्रेसी में हम किसी एक ही स्तंभ को या एक ही सरकार के एक ही अंग को सारी शक्तियां दे देंगे, तो जाहिर सी बात है वो कभी भी जो है एक ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह बिहेव कर सकता है। इसीलिए डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस बनाए रखने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर का एक सिद्धांत है, यानी शक्तियों का विभाजन किया गया है। और याद रखिएगा, मीडिया को भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इट इज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अन्य नाम भी हैं, जैसे कैबिनेट गवर्नमेंट। कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो है दैट इज वेरी पावरफुल। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑल्सो। और साथ ही इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को बोला जाता है मदर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्लीज रिमेंबर, ब्रिटेन को संसदीय शासन व्यवस्था की जननी कहा जाता है, वहीं से सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है। तो जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो जिस एरिया में है, दैट एरिया इज नोन एज वेस्टमिंस्टर। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर वास्तव में होता क्या है, याद रखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं। टू हेड्स आर देयर, एक होता है नॉमिनल हेड, एक होता है रियल हेड। या हम बोल सकते हैं एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, दैट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जैसे भारत में भी आप जानते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के क्या हैं? हेड ऑफ द स्टेट हैं। वो राज्य के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, राज्य के सबसे जो है आप बोल सकते हैं सर्वोच्च व्यक्ति हैं, ठीक है ना, राज प्रमुख हैं। लेकिन वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वो राज्य के प्रमुख तो हैं, लेकिन उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। तो हम बोल सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति की बात हो, चाहे ब्रिटेन को हम देखें तो ब्रिटेन में जो मोनार्क होता है दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट। जैसे कि वहां पे महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इस टाइम जो है, शी इज द मोनार्क, शी इज द हेड ऑफ द स्टेट, बट ओनली सिंबॉलिक हेड। वो सिर्फ नाम मात्र की, यानी प्रतीकात्मक रूप से मुखिया है, उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। चाहे भारत की बात करें तो भारत में भारत के राष्ट्रपति, या ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो वहां का मोनार्क है। यानी कि दोनों ही देशों में आप देख रहे हैं दोनों संसदीय शासन व्यवस्था है। और ऐसे देशों में जो दो प्रमुख होते हैं, उनमें जो पहला प्रमुख की बात हम कर रहे हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि वास्तविक शक्ति होती है प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल के पास। अब क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक शक्ति उसी के पास होती है। अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है ना, उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। जो असली शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, और वही सरकार का मुखिया भी होता है। अब देखिए यहाँ पर जो सरकार होती है वो प्रधानमंत्री के नाम पे ही जानी जाती है। जैसे भारत में आप देखिए, जो भारत सरकार है, भारत में इस वक्त बीजेपी पार्टी मेजोरिटी में है लोकसभा में, और सरकार बीजेपी की है। और जो सरकार है वो जानी जाती है प्रधानमंत्री के नाम पे। जैसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी, तो हम बोलते हैं मोदी सरकार, यानी प्रधानमंत्री के नाम पे सरकार को बोला जाता है। इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति होती है कि वो अपने मंत्री परिषद या जो उनका मंत्रिमंडल है उसमें जो सदस्य होंगे, वो कौन सदस्य होंगे और किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, वो सब प्रधानमंत्री खुद निश्चित करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी पूरी मंत्री परिषद के माध्यम से कार्य करते हैं। तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद हम जानते हैं ये पूर्णतः जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होती है। और यहाँ पर किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, ये सब प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। ली कॉक ने बोला है संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में कि जो संसदीय व्यवस्था है, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द रियल एग्जीक्यूटिव, यानी जो वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका से मतलब है जो प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्री परिषद है, डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ लेजिस्लेचर। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये संसद की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसका अर्थ क्या है, तो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में हमें एक बात जान के रखनी है। जैसे हम बात कर रहे थे डेमोक्रेसी की, हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट की, तो हमने बताया गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का आपस में एक रिलेशन होता है, ठीक है ना, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं।
अब जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात ये करते हैं कि यहाँ पर जो सरकार होती है इसका निर्धारण या ये सरकार जो बनती है ये संसद के द्वारा बनती है। कैसे बनेगी? तो आप देखिए 2019 में हमारे देश में, मैं अपने देश का उदाहरण ले रहा हूं, हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए और इन लोकसभा चुनावों में जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलेगा, जैसे कि हमने देखा बीजेपी को बहुमत मिला, तो आज सरकार भी किसकी है? बीजेपी की सरकार है। यानी कि लोकसभा में जो 543 सीटों के लिए चुनाव हुए देश भर में, उनमें से जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, बहुमत का आंकड़ा है 273, इंडिया में लोकसभा जो है उसके 50% प्लस 1 सीट्स जो होती हैं वो होती है 273 सीट्स और बीजेपी को मिली 303 सीट्स, तो उनको तो बहुमत से जो है 30 सीटें ज्यादा मिली है, तो स्पष्ट बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई। यानी कि यहां पर क्या होता है, संसदीय शासन व्यवस्था में पहले व्यक्ति जो हम लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो संसद का चयन करते हैं। संसद से मतलब है निचले सदन का, यानी लोकसभा का चयन करते हैं और फिर उस लोकसभा में जो दल या जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है वो सरकार का निर्माण करती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब तक सदन चाहे, यानी कि जब तक जिस पार्टी या गठबंधन के पास सदन में बहुमत होगा तो वो सरकार में रहेगा। लेकिन अगर बहुमत नहीं है, अगर जरा भी आप देखिए कि जो निर्धारित आंकड़ा है, जो हमारा मैजिक नंबर है 273, उससे 1-2 सीटें भी अगर कम होती है तो सरकार के अस्तित्व पर खतरा आ जाता है। हम सभी जानते हैं कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो अपना मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए थे लोकसभा में, तो उनको उनकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। उसी प्रकार 1998 में केवल 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था में अगर सत्ताधारी दल के पास लोकसभा में, यानी जो निचला सदन है उसमें बहुमत नहीं है, तो वो सरकार में भी नहीं रह सकता। और ये संसदीय शासन व्यवस्था भारत में, ब्रिटेन में, जापान, कनाडा आदि देशों में हमें देखने को मिलती है। अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में मैंने बोला अ टिट्युलर हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का नाम मात्र का प्रमुख होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति या ब्रिटेन में वहां की जो क्वीन है यानी मोनार्क जो है वो नाम मात्र के प्रमुख है। दूसरी बात, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज डिराइव्ड आउट ऑफ लेजिस्लेचर। मैंने आपको बताया यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो सरकार है ये संसद से ही आती है, यानी संसद में बहुमत प्राप्त दल ही सरकार बनाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तीसरा, मेजॉरिटी पार्टी रूल्स, यानी जिस दल के पास बहुमत है, जिस दल के पास पर्याप्त संख्या है, उसी का शासन होता है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, यानी कि यहाँ पे राजनीतिक समरूपता बनी रहती है, यानी कि जिस पार्टी के पास बहुमत है वही सरकार बनाएगा और जितने भी मंत्री होंगे सरकार में वो उसी पार्टी से होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मेजॉरिटी बीजेपी की है और सरकार में मंत्री कांग्रेस से होंगे या दूसरे दलों से होंगे। जिस पार्टी की मेजॉरिटी है उसी पार्टी की सरकार होगी और मंत्री भी उसी पार्टी या उसी गठबंधन से होंगे। इसीलिए यहाँ पे एक पॉलिटिकल होमोजेनिटी यानी समरूपता बनी रहती है। दूसरी चीज यहाँ पे है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब है यहाँ पर जो भी मंत्री हैं वो मंत्री तो हैं, एक पद तो उनका मंत्री का पद है, साथ ही साथ वो संसद के भी सदस्य हैं। यानी कि जितने भी मंत्री होंगे वो कोई भी मंत्री ऐसा नहीं हो सकता जो कि संसद का सदस्य नहीं हो। जैसा कि आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री अपने पद पे, प्रधानमंत्री के पद पर भी हैं, साथ ही साथ वो लोकसभा से, बनारस से लोकसभा से सदस्य भी हैं, यानी लोकसभा मेंबर भी है फ्रॉम बनारस। इसके अलावा लीडरशिप ऑफ पीएम, यहां पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, यानी प्रधानमंत्री हेड होता है, ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री चाहे तो समय से पहले, क्योंकि हम जानते हैं लोकसभा का निर्धारित कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो 5 वर्ष से पूर्व भी सदन को यानी लोकसभा को वहां पर क्या कर सकते हैं, उसको वो डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। याद रखिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लेकिन जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, इसको प्रधानमंत्री निर्धारित समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप या म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर जो है उसको प्रधानमंत्री भंग कर सकते हैं, और दूसरी चीज जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव डिराइव आउट होता है लेजिस्लेचर से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया यूएसए है, तो उसी के संदर्भ में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है यानी जो राष्ट्रपति होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। यानी कि यहाँ पर 2 राज प्रमुख या 2 एग्जीक्यूटिव हेड नहीं होते, एक ही व्यक्ति जो हेड ऑफ द स्टेट है जैसे प्रेसिडेंट
और वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। यानी कि वहां पर ट्रंप जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप है इस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट है, वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, सरकार के प्रमुख भी हैं। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होता है, ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका है, और कार्यपालिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके जितने भी मंत्री मंडल के सदस्य हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं लेजिस्लेचर से। यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। जैसे हमने अभी पीछे पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट यानी एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर यानी कि जो वहां की पार्लियामेंट है, जिसको हम वहां पे कांग्रेस बोलते हैं अमेरिका में, ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है बल्कि बिल्कुल सेपरेट है। वहां पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पूरी तरह सेपरेट होता है, जुडिशरी तो खैर दोनों जगह ही बिल्कुल सेपरेट होता है, तो वहां पर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। यानी कि यहां पर जो हम बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था में, सरकार उसी की होती है जिसके पास बहुमत होता है लोकसभा में, जबकि जो अध्यक्ष शासन व्यवस्था है उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। वहां पे सरकार किसी अलग दल की हो सकती है, और हो सकता है कि जो बहुमत है यानी वहां का जो निचला सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां पे किसी और पार्टी का बहुमत हो। ऐसा होता भी है, आपने देखा भी है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है इस वक्त यूएसए में, डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, और जो वहां का जो हाउस है, पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां पर सरकार किसकी है, वो सॉरी वहां पर जो मेजोरिटी है वो किसकी है, वो है डेमोक्रेटिक पार्टी की। तो इस प्रकार से वहां पे ये व्यवस्था होती है। इस तरह की व्यवस्था हमें देखने को कहां मिलती है, यूएसए, ब्राजील, इंडोनेशिया, मालदीव आदि ये जो देश है वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और एक चीज और ध्यान रखने की है, यहाँ पर जो ड्यूरेशन होती है गवर्नमेंट की, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव की ड्यूरेशन है वो फिक्स होती है। जैसे हम देखते हैं यूएसए में 4 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। अब भारत में ऐसा है, सामान्य कार्यकाल प्रधानमंत्री का 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है लोकसभा पे। जब तक कि प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत होगा तो उनकी सरकार चलेगी। अगर वो 1 साल में अपना बहुमत खो देते हैं, 2 साल में खो देते हैं, तो सरकार तुरंत गिर जाएगी। जबकि अमेरिका जैसे देशों में जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पर क्योंकि संसद से कोई लेना देना नहीं है सरकार का, वो संसद के बहुमत पर नहीं चलती, क्योंकि सरकार के लिए अलग चुनाव होते हैं, तो वो अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा करती है, उसके बाद ही उस सरकार का कार्यकाल पूरा होता है, फिर अगले चुनाव होते हैं। तो ये यहां पर हमें समझने वाली बात है। अब देख लेते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। जैसे अमेरिका में हम देखते हैं हेड ऑफ द स्टेट है डोनाल्ड ट्रंप, और वही वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख भी है, यानी कि सरकार भी किसकी है, उन्हीं की है। वही जितने भी निर्णय लेते हैं, कार्यपालिका के जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो राष्ट्रपति ही लेते हैं। यहाँ पे जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है इलेक्टेड बाय पीपल। अब आप देखिए, यहाँ पर जो सरकार है यानी जो राष्ट्रपति है, उनको सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है। मोर और लेस हम बोल सकते हैं कि जनता द्वारा चुना जाता है। हालांकि अमेरिका में हम देखें तो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, फिर वो चुनता है, लेकिन मोर और लेस हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है यानी जो सरकार होती है, उसको सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है। तीसरी बात यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। यहाँ पर जो सरकार है यानी कि जो राष्ट्रपति हैं और जो राष्ट्रपति के जितने भी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी यानी कि जो उनके मंत्री हैं, वो संसद का यानी कि वहां की जो कांग्रेस है उसके सदस्य नहीं होते हैं, वो उससे जो है बिल्कुल सेपरेट होते हैं। जबकि भारत में जितने भी मंत्री हैं उनको संसद का सदस्य होना आवश्यक है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा बन भी जाता है कि जो संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर भीतर अपने को संसद की किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा सेपरेट इलेक्शंस फॉर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, वहां पर संसद के लिए अलग चुनाव होता है, और जो कार्यपालिका है यानी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। जबकि भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता, बल्कि लोकसभा का चुनाव होता है, और फिर जो दल बहुमत लाता है उसी की सरकार बनती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट और उसकी सेक्रेटरी यानी कि अमेरिका में मंत्रियों को बोला जाता है सेक्रेटरी, यानी राष्ट्रपति और उनकी जितने भी जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, वो अपने जितने भी कार्य हैं, जो भी वो ऑर्डर्स देते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं, उसके लिए वो संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं है। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में जो गवर्नमेंट होती है वो आंसरेबल होती है टू द पार्लियामेंट। इसके अलावा दे डोंट हैव मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अब ये मैंने आपको बता ही दिया कि उनके पास संसद की सदस्यता नहीं होती, क्योंकि सदन के चुनाव अलग होते हैं, संसद के चुनाव अलग होते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव अलग होते हैं। तो यहां पर हमें समझने वाली बात यह है कि दोनों व्यवस्थाओं में जो भिन्नता में देखने को मिलती है, सेपरेशन ऑफ पावर की देखने को मिलती है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों सेपरेट काम करते हैं इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में इंटर रिलेटेड है। अब इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है,
कैसे कैसे अंतर है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।